नमस्कार साथियों। आज हम लोग जिस टॉपिक के साथ आए हैं, इस टॉपिक में हम लोग संवैधानिक और सांविधिक निकाय के बारे में पढ़ने वाले। संवैधानिक और सांविधिक निकाय में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत ही थोड़ा सा फर्क है। अगर हम लोग संवैधानिक निकाय की बात करें तो ये ऐसे निकाय हैं जिनका वर्णन संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है, और साथ ही साथ इनमें अगर हमें किसी भी किस्म का परिवर्तन करना है तो उसके लिए संविधान में ही संशोधन करने की ज़रूरत है। ऐसे में इनके सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान भी राष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। तो वहीं पर अगर आप सांविधिक निकाय की बात करेंगे तो ये विधि के अधीन किसी अधिनियम के द्वारा राज्य विधानमंडल या संसद के द्वारा केंद्र की सरकारें बनाती हैं, और ऐसा मानना है केंद्र की सरकारों का ऐसे आयोग हमारे विभागीय काम के अलावा कुछ विषय विशेष पर अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अर्थात एक बेसिक जो फर्क है वो संवैधानिक आयोग और सांविधिक आयोग में यही है कि जिनका वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद में होगा वो संवैधानिक होंगे, और जो विधि के अधीन होंगे यानी कि अनुच्छेद में नहीं वर्णित होंगे उन्हें हम लोग सांविधिक निकाय कहेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग संवैधानिक निकाय में बात करते हैं निर्वाचन आयोग की। आइए देखते हैं। साथियों, निर्वाचन आयोग हमारे देश में एक स्वतंत्र निकाय है। इसका मूल उद्देश्य ये है कि देश के अंदर निष्पक्ष तरीके से सभी चुनाव को संपन्न किया जा सके। इस आयोग के द्वारा देश के अंदर संसद, राज्य विधानमंडल, इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। इसका वर्णन हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में मिलता है। हमारा जो चुनाव आयोग है ये एक किस्म की अखिल भारतीय संस्था है, क्योंकि ये केंद्र और राज्य दोनों के लिए काम कर रही होती है। यहाँ पर एक बात आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब राज्य में किसी पंचायत के अंदर या नगर पालिकाओं में चुनाव होते हैं तो वहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका होती है, ना कि 324 में वर्णित निर्वाचन आयोग की। साथियों, अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग की जो संरचना की बात करी गई है, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, निर्वाचन आयोग के अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा और साथ ही साथ अन्य आयुक्त भी शामिल होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य आयुक्त हो, इन सब की नियुक्ति की जिम्मेदारी राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति चाहे तो अलग स्तर या किसी अलग विशेष जगह के लिए प्रादेशिक आयुक्त की नियुक्ति भी कर सकता है। साथ ही साथ चाहे हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हों या फिर प्रादेशिक आयुक्त हों या अन्य आयुक्त हों, इन सभी की शक्तियां और अन्य निर्धारण का कार्य भी राष्ट्रपति ही करता है। साथियों, 1950 से लेकर के 15 अक्टूबर 1989 तक हमारा जो निर्वाचन आयोग है वो एक सदस्यीय सदस्य के रूप में काम करता था। आप सभी को पता होगा कि 61वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में बना और 1989 में लागू हुआ, इसके द्वारा वोट देने की जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। जब ऐसा किया गया उसी समय राष्ट्रपति महोदय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यभार को देखते हुए उनके भार को कम करने की कोशिश करी, और साथ ही साथ अब ये एक सदस्यीय आयोग जो है वो 3 सदस्यों में बदल गया। यानी कि एक जो मुख्य चुनाव आयुक्त पहले हुआ करता था, अब उसी की जगह 2 अन्य चुनाव आयुक्त भी जोड़ दिए गए। वर्तमान स्थिति में हमारा निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संख्या पर आधारित एक आयोग है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और 2 अन्य आयुक्त हैं। इन तीनों के पास ही समान शक्तियां होती हैं और तीनों ही फैसले लेने की बराबर ताकत रखते हैं। यदि किसी फैसले में लेकर के टकराव की स्थिति बनती है तो वहाँ पर फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता है। इन तीनों के ही वेतन भी समान होते हैं। साथियों, ये जो चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तभी तक होगा, और इससे पहले अगर ये चाहते हैं तो राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। यहाँ तक कि राष्ट्रपति इनको इनके कार्यकाल से पहले भी हटा सकता है।
साथियों, यदि किसी निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से हटाना है तो हटाने की जो रीति है ये ठीक वैसी ही है जैसी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में होती है। यानी कि इसके लिए आपको संसद में 2/3 के बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा और साथ ही साथ उस व्यक्ति को आपको कदाचार का दोषी भी दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त जो होता है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। ऐसा इसलिए कहा गया है ताकि निर्वाचन आयोग जो है वो पूर्ण निष्पक्षता के साथ काम कर सके और साथ ही साथ आप पाएंगे कि जिस दौरान ये लोग अपने पद पर होते हैं, इनके वेतन भत्ते इत्यादि में ना तो बढ़ाया जा सकता है और ना ही घटाया जा सकता है। यानी कि जो चीज़ों में बदलाव किया जाएगा वो अगले कैडर के लिए होगा, इनके लिए नहीं होगा। इससे कहीं न कहीं एक चीज़ तो साफ है कि इनको लोभ लालच दे करके किसी भी तरीके से खरीदा नहीं जा सकता। लेकिन बाहर की ज़िंदगी में कौन क्या करता है, इससे हम आप कुछ कर भी नहीं सकते। सबसे ज़रूरी है दोस्तों, हमें निर्वाचन आयोग की शक्तियों के बारे में जानना। सबसे पहला काम ये है कि संसद जब परिसीमन आयोग बनाती है तो एक भूमि का एक खाका उसको भेज देती है। अब इसके बाद निर्वाचन आयोग को ये तय करना पड़ता है कि किस भूमि के किस हिस्से में कौन सा निर्वाचन जोन बनाया जाना चाहिए। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि वो निर्वाचक क्षेत्रों को जस्टिफाई करती है। दूसरा सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो निर्वाचन सूची को बनाती है और अपने सभी मतदाताओं को उसमें जोड़ने का काम करती है। समय समय पर देश में चुनाव होते रहते हैं और इन चुनावों के लिए ज़रूरी है कि चुनाव की तिथियों की घोषणा करना और उसकी एक बाकायदा नामावली बनाना। चुनाव तिथि यानी कि समय सारणी की घोषणा भी हमारा निर्वाचन आयोग करता है और इनको सही ढंग से निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट कराने का काम भी निर्वाचन आयोग का ही होता है। यहाँ तक कि जब उम्मीदवार अपना नामांकन करता है तो नामांकन के दौरान उसके द्वारा दी गई समस्त जानकारियों को चेक कराने की जिम्मेदारी भी निर्वाचन आयोग की ही होती है। इसके अलावा यह राजनीतिक दलों को मान्यता देगा तथा उन्हें चुनाव लड़ने के लिए एक सिंबल भी प्रदान करेगा। चुनाव के दौरान हम और आप लोग देखते हैं कि अक्सर कई चीज़ों का उल्लंघन होता है और एक शब्द आपने बहुत सुना होगा, चुनाव आचार संहिता। दरअसल चुनाव आचार संहिता चुनाव को निष्पक्ष कराने तथा धांधली से बचाने के लिए की जाती है। चुनाव आचार संहिता कहीं ना कहीं लोगों के चुनाव के प्रति रवैये को भी दिखाती है कि वो इसको बहुत ही शालीन और सहज तरीके से होने दें और इसीलिए निर्वाचन आयोग ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हैं जिनको चुनाव आचार संहिता कहा जाता है। चुनाव आचार संहिता बनाने का काम भी देश में निर्वाचन आयोग का ही होता है। तो यह थी एक छोटी सी जानकारी साथियों हमारे निर्वाचन आयोग के बारे में। आज के लेक्चर के आगे के हिस्से में हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि विगत वर्षों के हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाएंगे। एक एक प्रश्न को देखिएगा ज़रूर, जल्दी निकल जाए तो आप उसको रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। आइए देखते हैं।